आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेवाती विरासत और मैं हूं आपका होस्ट मजलिस खान। आज की बतलावन का ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे डॉक्टर जो जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के क्षेत्र में लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। पित्त की पथरी से लेकर हर्निया, अपेंडिक्स, पाइल्स और पेट से जुड़ी कई जटिल समस्याओं का आधुनिक दूरबीन विधि से इलाज करने वाले जाने माने सर्जन डॉक्टर साहुन खान। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पेज पर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप मुझे सबसे पहले हम शुरू करें तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को अपने बारे में बताइए। गांव कौन सा है, पढ़ाई लिखाई कहाँ से की आपने, उन सब चीजों के बारे में। मैं डॉक्टर साहुन खान, मेरा गांव बेसिकली चांदोली है जो अलवर से 17 किलोमीटर दूर है। और पढ़ाई में मैं अगर शुरू से मैं बताऊं तो 10th तक एजुकेशन हमने गांव से ही करी, चांदोली गांव से। 12th तक, फिर 11th एंड 12th जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। और उसके बाद में MBBS करने के लिए हम अजमेर चले गए। MBBS अजमेर से करी। उसके बाद में जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, जो मास्टर ऑफ सर्जरी करी मैंने, वो SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से करी। उसके बाद फिर मैंने सीनियर रेजिडेंटशिप करी जो सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली, और इसके अलावा ESI हॉस्पिटल यहाँ अलवर में ही है जी, वहाँ। उसके बाद मैंने खुद का प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करी। जी डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले आपको ये डॉक्टर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली कि डॉक्टर ही बनना है, मुझे किसी और उसमें नहीं जाना? एक्चुअली इसके पीछे तो एक मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। सच्चाई ये है, डॉक्टर बनने में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हमारी मदर अक्सर बीमार रहती थी। आज से तकरीबन 30-32 साल पहले उनको कैंसर डायग्नोस हुआ था। तो उनका पूरा मतलब यहाँ पे नेक की एक सर्जरी हुई, उसमें सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी आज से 30 साल पहले SMS हॉस्पिटल जयपुर में हुआ। तो तब से हम बहुत छोटे छोटे थे, तो घर वाले उसके बारे में बातें करते रहते थे। मैं इवन 10th के बाद सब्जेक्ट मैथ लेना चाहता था जी, लेकिन फैमिली मेंबर्स ने, जो डॉक्टरों का बहुत ज़्यादा वेट करते थे, वो जब भी अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाते थे तो वहाँ पे बहुत टाइम बाद डॉक्टर मिलते, डॉक्टर से मिलना थोड़ा मुश्किल होता था। तो उनको ऐसा लगता है डॉक्टर बहुत बड़ा आदमी है, या डॉक्टर बहुत पैसे वाले होते हैं, या डॉक्टर बहुत सब तरीके से, मतलब सामाजिक तरीके से भी अच्छे होते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से फोर्सफुली मुझे बायोलॉजी सब्जेक्ट दिला दिया। हाँ, फिर 11th-12th मैंने बायोलॉजी से करी। उसके बाद में फिर उन्होंने PMT में मेरा प्री मेडिकल की तैयारी के लिए यहाँ पे अलवर में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट था उस टाइम, कैरियर मेकर नाम से जी। हमें हमारे एक फ्रेंड थे, उसने मोस्टली लोग उस टाइम कोटा जाते थे, तो वहाँ कोटा जाने की सलाह भी दी, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि जो कोटा भेज सके। हम यहाँ पे अलवर में, वो सस्ता था उसका फीस, तो वहाँ पे एडमिशन दिला दिया। फिर एक ही साल में मेरा सिलेक्शन हो गया PMT में। फिर मेडिकल कॉलेज मिला मुझे अजमेर जी। फिर अजमेर से आपने MBBS किया? अजमेर से MBBS किया। फिर जो मैंने पहले बताया कि उसके बाद में फिर पोस्ट ग्रेजुएशन SMS से जो सर्जरी में किया मैंने। अच्छा, पहले PMT होता था, आज के जमाने में नीट हो रहा है जी। अभी नीट को लेकर अपडेट आपको पता ही है कि पेपर को कैंसिल किया गया है। तो इस बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं, पहले PMT अब नीट में कुछ है इस तरह का? हालांकि सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज है, बट फिर भी जी। पहले तो एक्चुअली PMT जो होता था वो स्टेट का अलग एंड सेंट्रल का अलग PMT होता था। लाइक मेरा सिलेक्शन जैसे RPMT से हुआ, मेरा CPMT में भी हो गया था। तो वहां से मुझे जो कॉलेज मिल रहा था वो साउथ में मिल रहा था, तो मैं वहां पे नहीं जा पाया। और आजकल जो ये नीट का जो ये कॉमन एक ही एग्जाम कर दिया है मेडिकल के लिए इन्होंने। अब चाहे वो इवन कोई भी स्टेट, इवन शायद मेरे ख्याल से एम्स वगैरह के लिए भी कॉमन नीट एंड टेस्ट कर दिया है। ओवरऑल मतलब इंडिया में एक ही एग्जाम के थ्रू आप किसी भी मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, किसी इवन मेडिकल
एमबीबीएस के अलावा इवन जहाँ तक है बीएमएस बीएचएमएस ये भी नीट के ही थ्रू कर दिए हैं, बीएससी कट ऑफ के हिसाब से थ्रू कर दिए हैं। जी 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 तो हमारे टाइम में अलग होता था, वो राजस्थान से अलग या सेंट्रल का अलग, तो उनके थ्रू अलग अलग मेडिकल कॉलेज मिलता था। फिर चलिए, ये तो हुआ हमारे बेसिक सवाल, बेसिक बेसिक वैसे बात है। मुझे जहां तक लगता है वो पहले वाला ज्यादा सही था, ज्यादा अच्छा था। हाँ। कारण ये है उसके पीछे कि एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, वो नीट की तैयारी कर रहा है और एग्जाम देने गया, तो उसके पास दो ऑप्शन है। एक वो राजस्थान पीएमटी में देगा, अब मान लो बदकिस्मती से उसका उस टाइम कोई तैयारी अच्छी नहीं या कोई मूड इस तरह से हो गया कि भाई कोई 2-4 क्वेश्चन उसके गलत हो गए, तो उसको एक ऑप्शन है कि सीपीएमटी में भी हो सकता है। इंटेलिजेंट लड़का है तो सीपीएमटी में कहीं ना कहीं मतलब बैकअप मिल प्लान जाएगा। होता है उनके पास, वो उसके बिल्कुल अभी तो पहले सिर्फ एक ही एम्स का चांस। अलग होता था, बी जो काशी में है बनारस कुछ बीएचयू BHU उसका अलग होता था। इवन एक एफएमजी क्या बोलते हैं उसको, नहीं एफएमजी नहीं सॉरी, वो आर्मी से जो मिलता है ना, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में एफएमसी आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, उनके लिए अलग एग्जाम होता था। तो 3-4 चांस बच्चे के पास मिलते थे बच्चे को। बिल्कुल, तो इतना मतलब दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं होता था कि भाई सिर्फ यही करना है, यही करना है। फर्स्ट उसके पास ऑप्शंस ज्यादा हो सकता है, यहाँ नहीं तो कहीं दूसरी जगह हो जाएगा, थोड़ा अच्छी तैयारी होगी तो दूसरी जगह हो जाए। अब एक ही एग्जाम में तो थोड़ा सा, अगर उस टाइम किसी की किस्मत ने अच्छा जोर मार लिया तो उसमें हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर किसी की बदकिस्मती है तो उस टाइम नहीं आएगा, चांस एक ही आपके पास। जी जी चलो बेहतर। तो डॉक्टर साहब मैं सिर्फ ज्यादा नहीं वाके, हम सिर्फ अपने पॉइंट पे आते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो आजकल बीमारियां हैं, नई तो नहीं कह सकते इनको, लेकिन लोग इनके बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं, फिर भ्रांति है लोगों में, एक डर है। जैसे हम बात करें पित्त की पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स, पाइल्स और पेट से जो जुड़ी कई सारी बीमारियां, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को, इनकी जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो जाएं। जी आपने मेरे ख्याल से 3 या 4 बीमारियों का नाम लिया है, पित्त की पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स और पाइल्स। इसमें मैं सीक्वेंसली बता दूं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पित्त की थैली की पथरी है, आजकल वैसे ज्यादातर लोग इसके बारे में अवेयर हैं, लोगों को पता है कि इसकी सर्जरी होनी चाहिए, और एक्चुअली इसकी सर्जरी के अलावा कोई उपाय ही नहीं है। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, अगर कोई कहता है कि पित्त की थैली की पथरी को मैं दवाओं से ठीक कर सकता हूँ, एक्चुअली आज तक ये दुनिया में ठीक ही नहीं हुई आज तक। तो इसका बिना सर्जरी के कोई उपाय नहीं है और आपको करानी ही पड़ेगी, अदरवाइज फॉर एग्जांपल किसी की पित्त की थैली में पथरी है और वो नहीं कराई सर्जरी, तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। वो पथरी उसकी नली में आ सकती है, उसके बाद की नली में आ सकती है, नहीं पेशाब नली अलग चीज है, वो किडनी से संबंधित है, वो अलग चीज है। पित्त की थैली की नली ही होती है एक, उसमें आ जाती है, तो फिर आपके डबल सर्जरी टाइप हो जाते हैं एक तरीके से। पहले ERCP एक प्रोसीजर होता है, वो भी एक शॉर्ट सर्जरी कह सकते हैं, छोटी सर्जरी कह सकते हैं, छोटा ऑपरेशन कह सकते हैं, हालांकि वो माउथ के थ्रू होता है, उसमें कोई कट नहीं लगता है। तो पहले वो करानी पड़ती है, उसके बाद फिर पित्त की थैली सर्जरी करानी पड़ती है। इसके अलावा भी आपको पेंक्रेटाइटिस डेवलप हो सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक पेट की एक बीमारी है। पेट में सूजन हो जाती है, आदमी मतलब कि फ्रेश होने में दिक्कत आती है, कंटिन्यू पेट में दर्द रहता है और 3-4 दिन तक। इवन पेंक्रेटाइटिस तो एक इतनी डेंजरस बीमारी है कि उसमें डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए टाइम से इसकी सर्जरी करानी चाहिए। तो ये पित्त की थैली में, डॉक्टर साहब पित्त की थैली में मतलब कैसे दूरबीन से करते हैं, फिर चीरा लगाते हैं, मतलब क्या इसका प्रोसेस होता है? एक्चुअली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो तो यह है कि दूरबीन से इसकी सर्जरी होनी चाहिए, लेपेरोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी उसको बोलते हैं हम। तो आइडियली तो वो होनी चाहिए, लेकिन अपने मेवात में और खास तौर से मैंने देखा है कि मेवात, हाँ वो मेवात एरिया है, लाइक जैसे कामा पहाड़ी, इवन फिरोजपुर, पुन्हाना, इवन नुहू तक, इवन हमारे कुछ एरिया रामगढ़, किशनगढ़, तिजारा, मतलब ये पूरा इलाका जो है यहाँ, हाँ बहुत सारे लोगों में ये कि भाई नहीं दूरबीन की सर्जरी नहीं करानी चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं, जो कि एक बिल्कुल एक भ्रांति है, जो कि उसके ऑपरेशन में निकालते हैं। बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, उल्टा उसके फायदे हैं। जैसे कि खून बहुत कम रहता है, पोस्ट सर्जरी पेन बहुत कम रहता है, खास तौर से जैसे 1-2 दिन बाद, एक दिन 24 आवर्स तक तो पेन रह सकता है, चाहे वो हाथ का हो चाहे दूरबीन का हो, थोड़ा रह सकता है, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद में
पेन दूरबीन वाली सर्जरी में बहुत कम रहता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, कोई गैस की समस्या नहीं बनती। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आपने सिर्फ पित्त की थैली को निकाला है, इसके अलावा आपने कहीं कोई छेड़खानी नहीं करी है। अब वो पित्त की थैली को आप चाहे हाथ से निकालें, चाहे दूरबीन से निकालें, हाँ बात तो वही है। फिर अगर हाथ से निकालेंगे तो कट ज्यादा लगाना पड़ेगा, कट बड़ा लग और फिर रिकवरी में टाइम लगेगा, ब्लीडिंग का लॉस ज्यादा होगा, और वैसे भी 2-3 दिन एडमिट तो कम से कम रहना पड़ेगा। हालांकि एडमिट उसमें भी रखते हैं, लेकिन बेटर रिकवरी दूरबीन से ज्यादा अच्छी है। जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। अब लोग हमारे खासतौर से मेवात रीजन में इस तरह की मतलब कि उनको भ्रांतियां, गलतफहमी, कुछ भी कह सकते हैं कि दूरबीन से नहीं कराना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसी से कराना चाहिए। इसके कुछ ऐसे भी मान ली हमने पित्त की थैली निकाल दी, उसके बाद कुछ बदलाव खाने पीने में या फिर पचने में, पाचन उसमें कुछ ऐसा है इसके बारे में? बिल्कुल सही बात है, ऐसा थोड़ा सा हम मान सकते हैं, क्योंकि पित्त की थैली में बेसिकली पित्त जो होता है, पित्त लीवर पित्त बनाता है, और वो पित्त की थैली में स्टोरेज होता है। पित्त का मेन काम होता है फैट का डाइजेशन। तो अगर आप फैटी मील खाएंगे, मतलब कि ज्यादा तेल वाला या ज्यादा घी का, लाइक नॉन वेज टाइप अगर अपन बोलें तो, जैसे कि नॉन वेज में चर्बी का यूजेस ज्यादा करेंगे, तो उसके डाइजेशन में आपको माइल्ड प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज पित्त की थैली में तो बहुत सारा पित्त स्टोरेज है। जैसे पित्त कोई भी ऐसी चीज, फैटी चीज, चाहे वो चर्बी हो, चाहे ज्यादा तेल की चीजें, ज्यादा घी की चीजें वहां पे आती है, तो एकदम से वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होके पित्त डाल देती है। लेकिन जब वो निकल जाती है तो पित्त हमेशा धीरे धीरे करके आता है, तो माइल्ड डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 90% कोई फर्क नहीं पड़ता। बट कराना जरूरी है, क्योंकि अगर उसको नहीं कराया तो कंटिन्यू दर्द में रहेगा। कॉम्प्लिकेशन जैसे कि मैंने अभी बताया, पेंक्रेटाइटिस हो सकता है, या वो नली में जा सकती है, तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, और बड़ी बीमारियां हो सकती है। बिल्कुल, तो अच्छा, बड़ी ये जो पित्त की थैली है डॉक्टर साहब, इसको अगर हम लास्टली अगर आपने मान लो नहीं कराया, एज उसकी 50-60 है, और आपने बहुत दिनों से पित्त की थैली का ऑपरेशन नहीं कराया, तो लास्ट इसमें कैंसर भी बन सकता है। और पित्त की थैली का कैंसर इतना खतरनाक है कि उसका सर्वाइवल है ही नहीं, मतलब कि विद इन ए ईयर उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, और कोई इलाज भी नहीं है। किसी में आप प्रॉपर कीमोथेरेपी लेते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो थोड़ा बढ़ सकता है 1 से 1.5 साल, बाकी इससे ज्यादा वो जीता नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन, इसलिए पित्त की थैली का ऑपरेशन जरूर कराना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा डॉक्टर साहब यहीं पे, हमारे यहाँ मेवात में आजकल देखने को मिल रहा है कि ये जो कैंसर है ना, इसके पेशेंट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में सामने आ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? क्या खान पान, क्या हमारे यहाँ की आबो हवा, या कुछ और चीजें? नहीं, आबो हवा का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें खान पान का मान सकते हैं। सेकंड, ये भी एक कारण है, कुछ जो अपना खान पान है, कुछ रेडिएशंस, जैसे कि अब मोबाइल का कितना ज्यादा यूज हो गया, टीवी का कितना ज्यादा यूज हो गया, कंप्यूटर्स में एवरी टाइम अपन कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं कितने लोग, तो उनकी भी रेज आती है, तो इनसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कैंसर को डेवलप करती हैं। कुछ ऑक्यूपेशन, लाइक जैसे बहुत सारे खानों में काम करने वाले लोग हैं, या मिट्टी धूल में बहुत ज्यादा काम करने वाले लोग हैं, इस तरह से। और सबसे बड़ी चीज जो है, और खास तौर से अपने रीजन में, मेवात रीजन में जो मिलती है, बहुत सारे लोग स्मोकर्स मिलते हैं, बहुत सारे। क्या मैं जहां तक देखता हूँ 30+ के जो एज है, और एज ग्रुप के जो लोग हैं, चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, और जो एजुकेटेड कम है, उनमें स्मोकिंग मोर देन 80% मिलती है। वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में, वो हुक्का पी सकते हैं, बीड़ी पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, और एक टोबैको चेविंग बहुत ज्यादा है, वो तो इससे भी कहीं ज्यादा नजर आता है कई बार। बिल्कुल। और ये 2 बहुत ही मुख्य कारण है कैंसर के, जगह जगह का कैंसर इनकी वजह से हो जाता है। जी जी,
ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया जानकारी मिली इस बारे में। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा, एक हर्निया और है, इसका भी कई सारी गलतफहमियां हैं, नाम सुनते ही एक अलग तरह का मतलब कि वाइब्स आती है, कह सकते हैं एक अलग ही तरह की तरफ मतलब दिमाग चला जाता है। एक्चुअली है क्या? बेसिकली हर्निया जैसे एब्डोमेन है, ये एब्डोमेन है एक तरीके से एक एक कैविटी इसको बोल सकते हैं, मतलब एक पूरी तरह से एक बंद चीज है और उसके अंदर आंत है, लिवर है, स्प्लीन है, किडनी है, पेंक्रियास है, बहुत सारी चीजें अंदर, और वो बंद है पूरी तरह से। अब ये बंद इस तरह से कि इतनी मोटी वाल है, मतलब चारों तरफ, स्पेशली इस तरफ आगे की साइड, इवन पीछे की साइड भी, लेकिन स्पेशली इस साइड तो इतनी मोटी वाल है और पूरी तरह से बंद रहता है। सारे ऑर्गन इसमें उससे जुड़े होते हैं, सुरक्षित रहते हैं, नहीं बिल्कुल उससे जुड़े नहीं होते बाहर। अच्छा, इस एरिया से बिल्कुल जुड़े नहीं होते, बिल्कुल अंदर वो अपना अपना काम करते हैं। अगर अपन खोलेंगे तो बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, जुड़े नहीं रहते हो बिल्कुल भी। बट अब ये एब्डोमिनल वाल इतनी मोटी, तकरीबन इतनी मोटी होती है, उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो वो अगर वीक हो जाए, और वो वीक हो सकती है मोटापे की वजह से, वो वीक हो सकती है बहुत सारे हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से, बहुत ज्यादा वजन उठाने की वजह से, या स्मोकिंग की वजह से भी वो वीक हो सकती है, जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि स्मोकिंग की वजह से भी वाल वीक हो सकती है, जबकि तो वो अगर वीक हो गई तो अंदर एब्डोमेन का प्रेशर काफी ज्यादा रहता है। मान लो खांसी आई या अपने कोई कब्ज हो गई तो एब्डोमेन प्रेशर बढ़ता है, खांसी जैसे इस तरह से बहुत अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर की चीज अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जो मोटी वाल है वो उसको रोक देती है। अब वाल पतली हो गई एकदम, या पतली होकर कई बार प्रेशर की वजह से उसमें थोड़ा सा छेद बन जाता है ऑटोमेटिक। अब जो छेद बन गया, उस छेद में अंदर की जो चीज आने की कोशिश करती है, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है और बाहर निकल आती है, फिर वो बाहर एक गांठ की तरह नजर आता है। और उसमें अगर वो छेद बड़ी होगी, धीरे धीरे वो बड़ा हो, तो किसी किसी की इतना बड़ा हो जाता है, तो उसमें फिर आते भी आ जाती हैं। उसमें मेनली अक्सर आते आती है, और उसके आंतों की क्या बोल सकते हैं कि आंतों की एक तरीके से एक रक्षा करने वाला, एक हाथों से जुड़ा हुआ एक ओमेंटम हम उसको बोलते हैं, हिंदी में मुझे याद नहीं क्या बोलते हैं, ओमेंटम बाहर आता है, या ओमेंटम बाहर आ गया, आंतें बाहर आएंगी। तो वो जब बाहर आने लग जाती है तो हर्निया एक खतरनाक स्थिति पहुंच चुका है, फिर उसकी सर्जरी बहुत ही जरूरी है। जब तक वो नहीं आते हैं, हर्निया को आप मतलब कि लेट इट गो कर सकते हैं। अगर दर्द नहीं है, उसमें आंतें वगैरह नहीं आ रही तो आप थोड़ा टाल सकते हैं, लेकिन उसके बाद में अगर टाला तो डेंजरस हो, खतरनाक हो सकता है किसी भी टाइम, क्योंकि आंतें चलती रहती हैं और आंतें चलती रहती है, उनमें खाना रहता है, तो वो ऐसे घूमती रहती है, सांप की तरह ऐसे घूमती रहती है। तो वो वहां पे आई उस छेद में और आगे के बार फंस जाती है, आगे नहीं जा पाती, पड़ जाती है। हाँ, ब्लैक पड़ जाती है, फिर आदमी स्टूल पास नहीं करता, उल्टी आने लगती है, तो और पेन कंटिन्यूस पेन में रहता है। हाँ, तो उस टाइम वो बहुत खतरनाक स्थिति है, उसमें आंत खराब भी हो सकती है। अच्छा, एक जो हम सुनते हैं कि भाई आंत फट गई या इस तरह का, वो रीजन क्या यही रीजन मान सकते हैं उसके पीछे? वो हर्निया में आंत अगर फंस गई तो वो खराब हो सकती है, इवन फट भी सकती है, ये एक कारण हो सकता है। लेकिन आंत फटने के और भी बहुत सारे कारण, जैसे कि आंत ट्रोमा से फट सकती है। मान लो कोई चोट लगी किसी के, आंत फट गई जी, ब्लंट ट्रोमा लगता है। कई बार देखा होगा आपने कि किसी गाय ने मार दी, चोट लगी, किसी ने अटैक किया, किसी ने गिर पड़े, या कोई किसी ने मान लो फिजिकल असल्ट हो गया तो किसी ने मुक्का ही मार दिया, या किसी ने कोई गन शॉट इंजरी, उनसे भी मतलब आंतें हो सकती है, हो जाते हैं। इसके अलावा आंतें जैसे फॉर एग्जांपल आंतों में अल्सर हो जाते हैं। वो अल्सर कैसे होते हैं? जैसे किसी के टाइफाइड बुखार हुआ, कुछ दिन तक वो बुखार चल गया तो आंतों में पहुंच जाता है, उसके पेट दर्द रहता है, तो वहां से छोटे छोटे अल्सर हो जाते हैं उस टाइफाइड के, छाले जिनको बोलते हैं। तो वो छालों की जगह वीक हो जाती है, तो ऑटोमेटिक खाना जब आता है तो वहां से वो फट जाती है। तो एक कारण ये भी है। एक कारण दूसरा, जैसे टीबी है, आंतों में टीबी भी चली जाती है, उसकी वजह से भी अल्सर हो जाते हैं, वो भी फट जाती है। मेनली तो यही कारण है। अच्छा, टीबी से याद आया, आजकल तो खैर फिर भी कम हो गया इसका, लेकिन पहले टीबी का बहुत तगड़ा एक मतलब प्रकोप था अपने यहाँ पे। तो इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? टीबी एक्चुअल में है क्या, इसका इलाज क्या है और क्या क्या इसमें सुविधाएं, आप अपने हॉस्पिटल में इसको कैसे ट्रीट करते हैं?
मैंने जो देखा सबसे ज्यादा पल्मोनरी कोक्स, सबसे ज्यादा फेफड़ों की बीमारी, फेफड़ों की टीबी, मतलब सांस के खांसी कह लीजिए, सांस वाली कह लीजिए, उसी उस बारे में है। बिल्कुल। तो इसका इलाज संभव है? इसका इलाज पूरी तरह से संभव। तो दोस्तों, अगर किसी को इस तरह की कोई परेशानी है तो आप असद हॉस्पिटल अलवर में जो भगत सिंह सर्किल पर है, डॉक्टर साहब से आप बात कर सकते हैं और उसका मतलब इलाज है और संभव इलाज है, बहुत सस्ते में इलाज है। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में हम बात करते हैं आगे। एक अपेंडिक्स का हमने और सुना है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये क्या है एक्चुअल में? अपेंडिक्स बेसिकली तो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो हर किसी के है। वो इंटेस्टाइन से लटका रहता है, आंत से छोटी सी, इतनी बड़ी लगभग। तो वो हर किसी के है, मेरे भी है, आपके भी है, सबके है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, उसमें सूजन आ जाती है। वो सूजन के कई कारण है, वो मेडिकली स्टूल का एक पार्ट फंस जाता है, बहुत सारे कई कारण है। तो जब वो उसमें सूजन आ जाती है, फिर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब मोस्टली मोर देन 95% केसेस, अगर किसी के अपेंडिक्स में सूजन आया है तो आपको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। इमीडिएट ऑपरेट कराना पड़ेगा या फिर कुछ इसमें टाइम पीरियड भी होता है? लगभग इमीडिएट ऑपरेट कराना पड़ेगा। अगर किसी ने नहीं करवाया फिर तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? वो अपेंडिक्स कई बार फट जाती है। ओके। हाँ, फटने के बाद में फिर पेट में इन्फेक्शन फैल जाता है बुरी तरह से, फिर उसकी आंतें रुक जाती हैं। अभी हमने एक पेशेंट की सर्जरी करी है, उसने टाइम पे अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराया, अभी भी आज ही वो पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है हमारे हॉस्पिटल से। अगर वो टाइम पे करा लेता तो सिर्फ छोटे से चीरों में, जैसे 2-3 टांकों में वो सर्जरी हो सकती थी, और अब उसका पूरा पेट उनका मतलब कट करना पड़ा। हाँ, क्योंकि आंतें रुक गई, आपस में चिपक गई, पूरे पेट में इन्फेक्शन फैल गया। तो इसलिए अगर मान लो इसका टाइम से ऑपरेशन नहीं कराएं तो अपेंडिक्स फट जाती है, पूरे पेट में इन्फेक्शन फैलता है, फिर उससे फिर बड़ा ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन फिर भी होएगा। और डॉक्टर साहब, आप जैसे अभी बताया आपने कि अभी आपने एक ऑपरेट किया इस तरह का, तो आपके हॉस्पिटल में और कौन कौन सी बीमारियों का या फिर सर्जरी के लिए क्या क्या वो है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। जी। हमारे हॉस्पिटल में, जैसे मैं एक सर्जन हूँ, तो सर्जरी की जितनी भी बीमारियां हैं वो, अब जैसे कि पित्त की थैली में पत्थरी है, हर्निया है, अपेंडिक्स है, शरीर में कहीं भी बाहर किसी प्रकार की कोई गांठ है, या पाइल्स हैं, या फिसर है, या फिस्टुला है, इन सब का, वेरिकोज वेन्स हैं, इन सब का ट्रीटमेंट सर्जिकली, और अगर किसी का सर्जरी की नीड नहीं है तो मेडिकली उनका ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल में होता है। इसके अलावा डॉक्टर परवीन के जितने पेशेंट है, डॉक्टर परवीन एक गायनेकोलॉजिस्ट है, तो उनके जैसे कि बच्चेदानी में कोई भी समस्या है, कोई पीरियड्स रेगुलर नहीं है, या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, या जैसे कि डिलीवरीज जो नॉर्मल डिलीवरी है, या जो अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है किसी कारणवश तो सिजेरियन है, तो इस तरह का। इसके अलावा भी बेसिकली मैं आपको बताऊं तो असद हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें मैं सर्जन हूँ, डॉक्टर परवीन गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा ऑर्थोपेडिशियन है, एक यूरोलॉजिस्ट है, ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर कनक अरोड़ा है, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रशेखर हैं। बेसिकली एक एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम है, पूरी टीम है, तो वो 24/7 अवेलेबल रहते हैं, और किसी भी टाइप की, चाहे वो सर्जरी, चाहे वो गायनेकोलॉजी, चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स, चाहे वो यूरोलॉजी, उसके सभी का ट्रीटमेंट हमारे हॉस्पिटल्स में होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बीच में रोकूंगा। अभी जैसे जो आपने नाम लिए हैं ये, जी, ये आपकी मतलब बायोलॉजी की भाषा कह लीजिए, डॉक्टर की भाषा के शब्द हैं ये। तो हमारी जो ऑडियंस कह लीजिए, या फिर जो मेवाती इलाका है, मतलब शायद वहाँ इस तरह के शब्दों को लोग कम जानते हैं। तो जैसे कि अभी आपने कई सारे नाम लिए ना, तो अगर इनको आप हिंदी में या फिर देसी भाषा में समझाएं तो शायद उसका प्रभाव ज्यादा अच्छा पड़ सकता है, लोगों को चीजें समझ में अच्छे से आ सकती हैं। जैसे आपने डॉक्टर परवीन के बारे में बताया, या फिर न्यूरोलॉजी के बारे में बताया, या फिर और जो है, इनको अगर आप थोड़ा सा आसान भाषा में बताएं तो शायद ज्यादा अच्छा। मुझे लगता है जैसे मतलब मैंने अपने बारे में बताया, जैसे कि मैं सर्जन हूँ, तो मुझे लगता है आप ऑपरेशन करते हैं। सर्जन मतलब कि जो ऑपरेशन करते हैं, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऑपरेशन करते हैं, ऐसा नहीं। वो पेट से संबंधित सारी बीमारियों के विदाउट ऑपरेशन भी इलाज करते हैं। ऑपरेशन सिर्फ उन पेशेंट्स का होता है जिनको ऑपरेशन की नीड है। अब मान लो कोई पेशेंट आया कि भाई मेरे पेट में दर्द रहता है रेगुलर, कोई खाना खाते ही, बहुत कॉमन पेशेंट हमने देखे हैं, पेशेंट के खाना खाते ही पेट में दर्द रहता है, या आग सी जलती है। हमारे पास में तकरीबन हर ओपीडी में 30% पेशेंट्स ऐसे आते हैं, और
हाँ, मीन्स कि ये बीमारी मान लो उनकी सर्जरी की नीड नहीं है तो पहले उनका ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी के होता है। लेकिन अगर हमें लगता है कि इसको सर्जरी के अलावा कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो उनको फिर हम सर्जरी की ही सलाह देते हैं, सर्जरी ही उनको करवानी भी चाहिए। करवानी चाहिए। दूसरा, गायनोकोलॉजी मीन्स की जैसे कि स्त्री रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर परवीन जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ। अब उसमें अब डिलीवरी तो सब जानते हैं, अब फर्स्ट प्रायोरिटी थोड़ा नॉर्मल डिलीवरी की रहती है, उसके बाद नहीं हुआ तो सिजेरियन डिलीवरी, या डिलीवरी के अलावा जो औरत से मतलब कि औरत के बच्चेदानी या उससे संबंधित जितने भी बीमारियां हैं, जैसे वाइट डिस्चार्ज होते हैं, किसी की ब्लीडिंग ज्यादा होती है, किसी के बच्चे नहीं लगते हैं, उन सब का ट्रीटमेंट डॉक्टर पर, वो सारे नॉन सर्जिकल है, उनका कोई सर्जरी उनमें नहीं होती, तो वो ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा है ये चीजों के बारे में हमें पता चल रहा है। जी जी। इसके अलावा जो हमारे एक यहाँ मेवात इलाके में जो भ्रांतियां फैली हुई है किसी भी बीमारी से लेकर वो जुड़ी हो सकती हैं, लोगों में अज्ञानता है या फिर भाई खान पान की कमी है, तो ऐसे पेशेंट आते हैं तो आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं? क्यों जैसे भाई पेट में आग सी जल रही है, भाई मूंड भड़क रो है, या फिर और भी कई सारे ऐसे डिजीज मतलब है, तो मतलब कैसे इनके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं तो। ये बेसिकली तो बीमारियां ही होती हैं वो। अब वो तो पेशेंट तो ऐसे ही प्रेजेंट करेगा जैसे उसको लगेगा, बेचारे को तो ऐसे कैसे ही बोलेगा जैसे, तो वो डॉक्टर को समझना पड़ता है कि वो क्या चीज है। अब मान लो बहुत कॉमन पेशेंट्स जैसे आते हैं हमारे पास में कि मेरे खाना खाते ही दर्द होने लग जाता है, या खाना खाते ही पेट भारी आग सी जल रही है, या आग सी जलती है पेट में, तो वो एक गैस्ट्राइटिस होता है बेसिकली, बहुत कॉमन है। वो स्मोकर्स को ज्यादा होता है, खान पीन के ऊपर बहुत ज्यादा तेल मसाले की चीजें ज्यादा खाते हैं उनको ये ज्यादा होता है, स्मोकर को ज्यादा होता है, चाय का सेवन ज्यादा करते हैं उनको ज्यादा होता है, तो इनसे अवॉइड करना चाहिए बेसिकली। चाय से भाई मुझे याद आ रहा है कि हमारे मेवात इलाके में तो मतलब कटोरा भर भर के चाय पीवे धीरे धीरे, गलत है, नैनाबासी मतलब बिना कुछ खाए पिए, और हर बीमारी के इलाज चाय बता देवे। नहीं तो इसके बारे में जो भ्रांति है लोगों की भाई चाय हर बीमारी के इलाज है मतलब गाँव में, तो नहीं, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल भी इलाज नहीं है, बल्कि चाय बीमारी देती है। चाय पहले का जो खान पान था ना वो बहुत अच्छा था, चाय पीनी ही नहीं चाहिए, चाय की बजाय आप छाछ पियो, अब दही पियो, जो गांव में चलता है। मैं खुद भी उसका, मैंने अब यहाँ सिटी में आके तो बनती नहीं, बदल गई है। हाँ, अदरवाइज जैसे राबड़ी बहुत बेस्ट है। एंड जौ का दड़िया, जौ का दड़िया, एंड दूध पियो, हरी सब्जियां खाओ, ऐसी चीजें ज्यादा सही है। अभी मसालेदार चीजें, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, और ये बहुत डेंजरस चीजें, बिल्कुल भी अच्छी। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल हमारे मेवात में कोल्ड ड्रिंक्स का जो प्रचलन चल रहा है, ब्याह शादियों में कह लो या फिर नाश्ते में भी हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, सुबह सुबह चाय, दूध, महरी, छाछ सब छोड़ दिया कोल्ड ड्रिंक, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं और कैसे रोक लगनी चाहिए, या फिर क्या इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, कोल्ड ड्रिंक आमतौर पे सब जगह, बिल्कुल खासतौर से मेवात इलाकों में बहुत ज्यादा प्रचलन है। हम भी देखते हैं, जिससे पूछते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो लगभग मोर देन 90% लोग, 99 मान सकते हैं, 99 भी कह सकते हैं, पीते ही पीते हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक एक बहुत ही सेहत के लिए हानिकारक ड्रिंक है। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि उसका कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई शरीर को कोई प्रॉफिट पहुंचाती हो। जिस टाइम पीते हैं उस टाइम अच्छा लगता है, हाँ बस। लेकिन अल्टीमेटली वो, अब जैसे पेट में गैस्ट्राइटिस करती है, इंटेस्टाइन के हैबिट्स को खराब कर देती है, तो वो मेरा मानना ये है कि कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हम बहुत ज्यादा चाय और कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से लोगों में पेट की बीमारियां हम देखते हैं, और हमारी ओपीडी, डेली की ओपीडी गैस्ट्राइटिस के मरीजों से भरी पड़ी है। मोर देन 30% लोग गैस्ट्राइटिस खाते हैं, और वो ज्यादातर चाय पीते हैं, ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, या बहुत ज्यादा तेल मसाले की चीजें खाते हैं। वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। गांव में तो एक कोल्ड ड्रिंक, गांव में तो एक और प्रचलन है, खासतौर से जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, कि अगर गैस बन रही है तो भाई कोल्ड ड्रिंक पी लो, उससे गैस कम हो जाएगी। कोल्ड ड्रिंक से गैस ज्यादा बनती है, ज्यादा बनती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक कॉमन समस्या मान सकते हैं आप उसे, हालांकि कई लोग उसे बताने से डरते हैं, शर्माते हैं, पाइल्स। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके लक्षण हैं? क्या इसका इलाज है? इस बारे में थोड़ा सा बताएं। पाइल्स ये क्या है कि
लोगों के होता क्या है कि हमारे पास जो ओपीडी में लोग प्रेजेंट करते हैं इस तरह से आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे लेट्रिन करते वक्त, जंगल होते वक्त खून आता है, ब्लड आ रहा है। अब वो दो तरीके से आता है। वो पेनलेस हो सकता है कि भाई बिना दर्द के, दर्द नहीं होता, हाँ, लेकिन खून आता है। या कई बार ऐसा होता है कि लेट्रिन करता हूँ, जब बहुत दर्द होता है साथ में ब्लड आता है। तो वो दो बिल्कुल डिफरेंट अलग अलग टाइप की बीमारी हैं। एक जिसमें दर्द नहीं होता बिल्कुल भी, वो पाइल्स है। ओके। अगर जिसमें दर्द हो रहा है तो वो फिशर है बेसिकली। थोड़ा सा अंतर है इसमें, फिशर में और पाइल्स में बिल्कुल अंतर है। जो दर्द वाला है वो फिशर है, और जिसमें दर्द नहीं आता, दर्द का है वो पाइल्स है। हाँ। और जो फिशर है वो बेसिकली जैसे टाइट स्टूल किसी का था, जैसे कि हैबिट्स किसकी खराब होती है। हमने अभी डिस्कस करी थी कि चाय ज्यादा, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा, तेल मसाले की चीजें ज्यादा, मीट में मसाले ज्यादा, तो इसकी वजह से कई बार इंटेस्टाइन की हैबिट ऐसा होता है कि स्टूल सॉफ्ट नहीं आता है, लेट्रिन आदमी अच्छे से नहीं जाता, टाइट स्टूल होता है। उसकी वजह से उस एरिया में उस म्यूकोसा में कट लग जाते हैं, जख्म हो जाता है, जख्म हो जाता है बेसिकली, उसको ही हम फिशर कहते हैं। तो फिर दर्द के साथ खून आता है, ब्लड आता है। हाँ। तो उसका बेसिकली इलाज क्या हम कह सकते हैं? उसका इलाज विदाउट सर्जरी पॉसिबल है। बहुत सारे पेशेंट का हमने विदाउट सर्जरी इलाज किया है और वो बिल्कुल सही हो गए। जैसे कि कई चीज आपने सुना भी होगा कि बीटाडिन डाल के पानी में बैठना है, कुछ हमारी कुछ मेडिसिन होती हैं, और अगर मान लो उस चीज से वो ठीक नहीं हो रही है तो अपन फिशर की भी सर्जरी होती है, उसकी भी सर्जरी, उस सर्जरी के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मोर देन 95% अगर हमने फिशर की सर्जरी करी है तो मोर देन 95% सही होते हैं बिल्कुल। एक सेकंड बात आपने बताई कि पाइल्स की, पाइल्स में डिग्रीज होती हैं, जैसे फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री। अब फर्स्ट डिग्री अक्सर करके आपने अगर अपनी हैबिट, खाने पीने की हैबिट सुधार ली, उसी से कंट्रोल आ जाता है। कुछ मेडिसिन होती है, कुछ थोड़ा हम डाइटरी हैबिट्स को, मतलब खान पान में सुधार कर लेना है तो मतलब उसका इलाज संभव है, अपने आप ही चीजें हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड डिग्री पाइल से उसमें थोड़ा मतलब कि नीड पड़ती है, किसी डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, कुछ टैबलेट्स, कुछ दवाइयां लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल। कुछ हद तक उसमें कुछ प्रोसीजर भी कराने पड़ सकते हैं, जैसे कि क्लिप लगाते हैं, और इवन सर्जरी भी करनी पड़ सकती है सेकंड डिग्री। थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री उनका कोई इलाज नहीं है, इलाज संभव नहीं है। मतलब कोई इलाज मींस की विदाउट सर्जरी कोई इलाज नहीं है। ओके, सर्जरी के बाद तो इलाज संभव है, लेकिन उससे पहले इलाज नहीं है। उससे पहले कोई इलाज नहीं। सर्जरी के बाद में पूरी तरह से सही हो जाती है आपको बाद में, लेकिन खाने पीने की हैबिट्स अच्छी रखनी पड़ेंगी, उसके बाद फिर वो दोबारा नहीं होती है। अदरवाइज कई बार खाने पीने की हैबिट्स अच्छी नहीं है तो कई बार दोबारा भी हो जाती है। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी हम जिन बीमारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो अब जैसे आपका खुद का अपना हॉस्पिटल है, तो आपके यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं, किन किन बीमारियों के इलाज संभव है, या फिर और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसे मैंने बताया कि असद हॉस्पिटल बेसिकली एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इसमें सर्जरी, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर परवीन एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा हड्डी की कोई भी बीमारी हो, हमारे पास स्पेशलिस्ट एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर अवेलेबल हैं। इसके अलावा यूरोलॉजी की, जो किडनी से संबंधित, किडनी की पथरी या पेशाब में कोई भी प्रॉब्लम, जैसे गदूद की प्रॉब्लम होती है, या किडनी में या किडनी की नली में स्टोन होता है, पथरी होती है, उसका कोई भी सर्जरी या विदाउट सर्जरी की ट्रीटमेंट वो पॉसिबल है। एंड कोई भी इमरजेंसी अगर किसी के होती है, कोई पेट में दर्द है, चेस्ट में दर्द है, या कोई और इमरजेंसी है, कोई ट्रॉमा, कोई कट वट ऐसे लग जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उससे संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज हमारे पास अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा। अब जैसे हमारा मेवात इलाका है, यहाँ बहुत ज्यादा लोग अवेयर नहीं है, बहुत ज्यादा पैसे का, मतलब पैसे की आमद नहीं है, तो जो इलाज समय पे नहीं करवा पाते पैसे की कमी की वजह से, तो उसके लिए आपके पास कुछ ऐसी स्कीम या कुछ ऐसी सुविधाएं जो आप पर्टिकुलर उन लोगों के लिए, मतलब सरकार की तरफ से या फिर ऐसा, तो इस बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, असद हॉस्पिटल में, हमारे हॉस्पिटल में सरकार की सारी योजना अवेलेबल है। जैसे कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसको माँ योजना नाम दिया, अभी हाँ नाम बदल के माँ योजना कर दिया, उसकी सुविधा उपलब्ध है। उसके अकॉर्डिंग जितनी भी सर्जरीज का ट्रीटमेंट गवर्नमेंट ने दे रखा है, जितनी भी बीमारियों के सर्जरी का गवर्नमेंट ने कोड उसमें डाल रखा है, वो सारी सर्जरी हमारे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। पेशेंट से 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। अगर किसी से कोई इन्वेस्टिगेशन का पैसा ले भी लिया गया तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा बाद में।
और सेकेंडली हमारे पास सारे कैशलेस टीपी अवेलेबल हैं। टोटल जितने भी अवेलेबल हैं तकरीबन 30-35 के समथिंग ये टीपीए होते हैं, जैसे मैग्मा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, अपने नाम सुना हो तो। और टीपी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने मतलब इंश्योरेंस करा रखा है, इंश्योरेंस करा रखा, पैसे हेल्थ देके, पॉलिसी ले रखी है जिन्होंने, हेल्थ पॉलिसी ले रखी है, वो सारी हेल्थ पॉलिसीज हमारे हॉस्पिटल में चलती है। कैशलेस उनका इलाज किया जाता है। ट्रीटमेंट किया जाता है। और इसके अलावा जैसे जो अदर स्टेट के लोग हैं, मान लीजिए वो अपना इलाज यहाँ करवाना चाहे तो उनके लिए भी कुछ सुविधा है इस तरह की? बिल्कुल, उनके लिए जैसे कि हरियाणा के पेशेंट्स ज्यादा यहाँ पे आते हैं, हरियाणा एंड इवन यूपी के कोई भी, जो मेवात इलाका लगता है अपने राजस्थान से जो टच में, अलवर के आसपास जो टच में, उनके लोग। हाँ, तो उनके लिए भी उनका आयुष्मान कार्ड है, वो अलग से चलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ट्रीटमेंट अपने पास यहाँ सुविधाएं हैं वो? बिल्कुल, वो हमारे पास में सुविधा है। मतलब अलवर की मोस्टली बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में जो है, तो मुझे लगता है कि कुछ हॉस्पिटल के बाद में सबसे ज्यादा जो स्कीम्स वगैरह हैं ये हमारे पास अवेलेबल है। आपके पास ये हॉस्पिटल जो है असद हॉस्पिटल, एग्जैक्ट इसकी लोकेशन आप अगर हमारे दर्शकों को बताएं तो थोड़ी सी सुविधा हो सकती है उनको आने जाने में। असद हॉस्पिटल अलवर में भगत सिंह चौराहे के पास में ये गली है, उसको कैलाश कॉलोनी कहते हैं, 13 कैलाश कॉलोनी नियर भगत सिंह सर्किल, वहां पे स्थित है। वहां पे पास में सहारा सोनोग्राफी भी है। तो वो एक लोकेशन है, कोई भी बहुत कॉमन लोकेशन है, कोई भी अगर इवन गूगल पे भी कोई डालेगा, जैसे गूगल पे डाला असद हॉस्पिटल तो डायरेक्शन मिल जाएगी आपको, मतलब बिल्कुल असद हॉस्पिटल के सामने पहुंचा देगा वो डायरेक्शन। ओके, एक चीज और मैं डॉक्टर साहब जानना चाहूंगा, अक्सर हमारे इलाका भी इतना ज्यादा पैसा वाला नहीं है, लोग आने से डरते हैं, और खासतौर से प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ खास आपकी तरफ से उनको छूट या फिर कोई ऐसा ऑफर जो आप देते हैं या फिर देना चाह रहे हैं, तो वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? सुविधाएं तो मैंने जहां उस पर हम डिस्कस कर चुके सुविधाओं को लेकर, योजनाओं के बारे में हम बात कर रहे थे। योजनाएं फ्री एंड कैशलेस जो योजनाएं हैं वो हमारे जैसे राजस्थान के ज्यादातर लोगों में जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है उसके तहत सारी सर्जरीज इलाज किया जाता है। जो भी गवर्नमेंट ने कोड उसके अंदर दे रखा है, कुछ कोड उसके अंदर नहीं है, जैसे कि यूट्रस का ऑपरेशन उसमें नहीं है, पाइल्स का ऑपरेशन नहीं है, जो गवर्नमेंट ने दे रखा है वो सारी सर्जरीज हमारे पास कैशलेस फ्री करी जाती है जी। इसके अलावा टीपीए, जो सारे टीपीए हमारे पास अवेलेबल हैं, इवन बहुत सारी हॉस्पिटल्स में सारे टीपीए अवेलेबल नहीं है, कुछ हॉस्पिटल्स में है। लेकिन बीच में रोकूंगा मैं आपको डॉक्टर साहब, जो टीपीए आप बता रहे हैं ये इंश्योरेंस के लिए बात कर रहे हैं आप शायद, आप जो हेल्थ इंश्योरेंस लिए होते हैं कई लोग अपना करा लेते हैं, पॉलिसी जिन्होंने खरीदी हुई है, तो उनका सभी जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन सबके इलाज मतलब उनके थ्रू आप यहाँ करते हैं, हो जाता है सारी सब कैशलेस योजनाएं हमारे पास में अवेलेबल है जी। और सब इसके अलावा और कुछ जो मेवाती इलाका है हमारा, आप भी लोकल ही हैं, चांदोली गांव से हैं, तो आप क्या स्पेशल हमारे मेवाती इलाके के लोगों को आप देना चाह रहे हैं फिर दे रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। जो बाकी और नहीं कर रहे हैं, शायद आप कुछ करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, उनके बारे में बताएं। अब उसमें दो बातें हैं, या तो मैं बताऊं कि गरीब और बहुत ज्यादा पुअर लोगों के लिए, या फिर आम सब के लिए। आम सब के लिए, गरीब के लिए ये है और आम के लिए ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस। देखिए, आम सब लोगों के लिए तो हमने जो रेट्स हैं वो बहुत काफी मिनिमम रखी हुई है। आई थिंक बहुत कम हॉस्पिटलों में ऐसी रेट्स हैं जिस तरह से हमने रखी हुई है, अच्छा ट्रीटमेंट और मिनिमम कॉस्ट जी, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। और कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे हम ओपीडी को पूरी तरह से फ्री रखते हैं, जैसे कि रमजान जो आता है हमारा, तो उससे पूरे 30 के 30 दिन हम ओपीडी फ्री रखते हैं। अब की बार हमने पूरे 30 दिन रमजान में फ्री ओपीडी रखी थी। कुछ स्पेशल ओकेजन जैसे कि डॉक्टर्स डे है, नर्सेस डे है, वुमेन्स डे है, तो मदर्स डे है, ऐसे ओकेजन्स पे हम ओपीडी को फ्री रखते हैं। क्या टीचर्स डे के लिए भी कोई ऑफर है? हाँ, हम टीचर्स डे के लिए भी अगली बार से मतलब फ्री रख देंगे। टीचर्स, हमारे भी टीचर्स रहे हैं, टीचर्स एक बहुत ब्रॉड टर्म है, कोई भी आपका टीचर हो सकता है जी। और हम टीचर्स का बहुत सम्मान भी करते हैं, तो टीचर्स डे पे भी हम आगे से फ्री रख दें। अभी तक हम नहीं कर रहे थे, लेकिन टीचर्स डे पे भी हम कंप्लीटली ओपीडी फ्री कर देंगे। और एक चीज और डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ मेवात इलाके में एक खास तौर से कई दिन को लेकर, जैसे कि जुमा का दिन है, जी। कुछ उनके साथ चीजें हैं, तो जी
जी जी इस जी। बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या लोगों का क्या वो है, अच्छा आते हैं लोग फ्राइडे हाँ, को जुमा हाँ, के दिन, जी जी। तो कैसे अच्छा मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कि कोई ओपीडी ओपीडी के लेकर की मतलब भीड़ उस दिन स्पेशल कम या फ्री। ज्यादा होती है फ्राइडे के दिन, हाँ हाँ हाँ। तो क्या आप उनको कुछ इस तरह का ऑफर छूट मतलब देना चाहते हैं या फिर दे रहे हैं? एक्चुअली फिलहाल जैसे मैंने बताया कि हम रमजान एंड स्पेशल ओकेजन्स पे रखते जी। हैं, फ्राइडे के दिन हम अभी नहीं रखते हैं, लेकिन ये एक अच्छा स्टेप है, इसको किया जा सकता है। और अगर आप पूछ रहे हैं तो हम आगे से कर देते हैं कि एवरी फ्राइडे पे हम ओपीडी को फ्री कर देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। जी जी। तो हमारे साथ डॉक्टर साहून हैं, जिन्होंने इतनी सरल भाषा में लोगों को, आप सबके लिए, हम सबके लिए ये जानकारियां दी। इसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा एपिसोड पसंद आया है तो आप अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ आप इसे साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और नए पॉडकास्ट में एक हम फिर मिलेंगे, किसी और महान शख्सियत के बारे में आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए आप हमें